Okay, now come to mutual funds. बड़े चैप्टर छोटे चैप्टर से हमें समझ नहीं आता, आपको क्या दिक्कत है? अरे यार बड़ा चैप्टर है, व्हाट इज द यूज? पढ़ना तो बड़ा भी है छोटा भी है ना? हाँ हाँ, ये अभी समझ नहीं रहे हैं, नादान बच्चे हैं। जिस चैप्टर को आपने हल्का लेके छोड़ा, इंस्टीट्यूट उसी को ही भारी ले लेता है। तो नेवर लीव एनी चैप्टर. ओके, so now we are going to start with very interesting chapter of capital market, mutual funds. क्या जानते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में? हाँ, ये लाइन ही पूरी बोल लो सही से. म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली. इसके अलावा कुछ? ओके, और किसी का पैसा लगा है म्यूचुअल फंड में? किसी का लगा है? अरे वाह, किसी का पैसा कहीं लगा है? पैसा है कहीं? सीएस में? हाँ, ये सही बात बोली है ना, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने करी है अपनी लाइफ की, है ना? होपफुली रिटर्न मिलेगा. ओके, चलिए म्यूचुअल फंड की बात करते हैं. तो अगर हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए जो भी स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स जैसे हम लोग, दो तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे. अगर हम आज आपसे कहते हैं आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहला इशू आपके सामने ये आएगा कि पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास कम पैसा है. मतलब शेयर मार्केट में या शेयर खरीदने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने हमारे पास अभी है नहीं. दूसरा, अगर हमारे पास पैसे होते भी तो हमारे पास वो एक्सपर्टाइज नहीं है, मतलब हमारे पास वो नॉलेज नहीं है कि कहाँ लगाया जाए कहाँ नहीं लगाया जाए. अभी अगर हम आपसे पूछे कहाँ लगाया जाए तो आप कहेंगे दो ही तीन कंपनियों के नाम सुने हैं, रिलायंस, टाटा, इन्हीं में लगा दो, है ना? आपको पता है इन कंपनीज को ब्लू चिप कंपनीज कहा जाता है. ब्लू चिप कंपनी सुना है? जो टॉप कंपनीज हैं हमारे देश की, उनको हम लोग ब्लू चिप कंपनी के नाम से भी जानते हैं. बट इन कंपनीज में उतना प्रॉफिट आपको नहीं होगा, हो सकता है बाकी कंपनीज में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो. ये चीज सिर्फ उनको पता चल सकती है जो मार्केट के एक्सपर्ट्स होते. तो आपके सामने दो इश्यूज आए. पहला इशू ये आया कि मेरे पास कम पैसे हैं, और दूसरा इशू ये आया कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है कि कहाँ लगाई जाए. तो हमने आपको एक सजेशन दिया कि एक काम करिए कि आप सबके पास जितने जितने रुपए, फॉर एग्जाम्पल आप सबके पास 10-10 रुपए हैं, हमने कहा आप सब लोग अपने 10-10 रुपए मिला के हमको दे दीजिए. हम एक्सपर्ट हैं, हमें नॉलेज है, आप सबके 10-10 रुपए मिला के हम एक फंड बना लेंगे और उस पैसे को हम शेयर मार्केट में लगा देंगे. दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. पहली चीज, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया लेकिन अपनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ. दूसरी चीज, आपके पास जो नॉलेज नहीं थी, इसके लिए आपने एक मिडिल पर्सन को इन्वॉल्व किया जिसके पास नॉलेज था और एक्सपीरियंस था. तो हमने आप सबका पैसा लिया और वो पैसा हमने कहाँ लगा दिया? शेयर मार्केट में. शेयर मार्केट से जो भी रिटर्न जनरेट हुआ वो रिटर्न हमने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. हम कौन हुए? हम कौन हुए? इंटरमीडिएट तो हुए. हम कौन हुए? म्यूचुअल फंड. समझ में आया? म्यूचुअल फंड का बेसिक काम और बेसिक मतलब समझो, एक फंड जो म्यूचुअली बनाया गया है. म्यूचुअली मतलब कई सारे लोगों ने मिल के बनाया है. अब वो लोग जो डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो किसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं? म्यूचुअल फंड के थ्रू. तो आप लोग ने अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हमको दे दी, हमने उससे एक बड़ा सा फंड क्रिएट कर लिया, ठीक है? और अपनी इस फंड के जो एक्सपर्ट मैनेजर्स हैं, उन एक्सपर्ट मैनेजर्स की मदद से हमने उस पैसे को प्रॉफिटेबल जगह पे लगा दिया. जो रिटर्न आया वो हमने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब बताओ, शेयर में डायरेक्टली पैसा लगाना ज्यादा रिस्की है कि म्यूचुअल फंड में? शेयर में. म्यूचुअल फंड सेफ है. ये देखा है एड? कैसे सेफ हुई, समझ में आया? सबसे पहली चीज तो म्यूचुअल फंड सेफ इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा रिस्क आपका नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा आपने नहीं लगाया था, वो पैसा डाइवर्सिफाई हो गया, सबने सिर्फ 10-10 रुपए लगाए थे. दूसरी चीज, सेफ इसलिए भी है क्योंकि आपने अपनी नॉलेज से नहीं लगाया, आपने किसकी नॉलेज से लगाया? एक एक्सपर्ट की नॉलेज से पैसा लगाया, इसलिए उस पैसे के डूबने के चांसेस कम होते.
इसलिए कहा जाता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बेटर आज की तारीख में यह है कि आप किसमें लगाएं, म्यूचुअल फंड। या तो आपको शेयर मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज हो तब आप उसमें लगाएं, और अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हैं, सेफ रहना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, किसमें लगाना, म्यूचुअल फंड। भले ही आप म्यूचुअल फंड में, अच्छा ये लाइन जो बोलते हैं म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, क्यों? अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में हमेशा प्रॉफिट ही होगा? क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा भी अल्टीमेटली कहां लग रहा है, शेयर मार्केट में। अगर शेयर मार्केट डाउन जाएगा तो म्यूचुअल फंड भी डाउन जाएगा ही जाएगा। तभी पहले जब म्यूचुअल फंड आया तो लोगों को लगने लगा कि म्यूचुअल फंड तो बहुत सेफ है, इसलिए सेबी ने ये वार्निंग जनरेट करी कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर मार्केट में डाउनफॉल आता है तो म्यूचुअल फंड में भी डाउनफॉल आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड भी कहीं लगा रहा है। हम लोग को लगता है हम लोगों ने म्यूचुअल फंड में लगाया, बट म्यूचुअल फंड उस पैसे को अल्टीमेटली शेयर मार्केट में ही लगा रहा है। तो म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट। जब कंपनी शेयर देती है तो क्या इशू करती है, प्रोस्पेक्टस। बिल्कुल वैसे ही जब म्यूचुअल फंड कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, यानी कि यूनिट्स, अभी उस चीज पे आएंगे हम, यूनिट्स क्या होता है, तो वो जो डॉक्यूमेंट देते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट। तो सेबी ने ये वार्निंग जारी करी कि जो कोई भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदे वो पहले पूरे ऑफर डॉक्यूमेंट को क्लियरली पढ़ ले। ठीक है, तो ये वो दो लाइनें होती है। पहले ये इंस्ट्रक्शन सेबी ने दिया था तो वो बहुत स्पीडली बोलता था, अगर आपको याद हो तो, है ना। हम लोग काफी समझने की कोशिश करते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे। फिर सेबी ने कहा कि फायदा क्या हुआ, लोगों के लिए तो वार्निंग है, फिर उनके लिए रेगुलेशन आई कि आपको धीमे धीमे बोलना है ताकि लोगों के समझ में आए। और आप पढ़ेंगे इसमें, उन्होंने बताया है कि कितने सेकंड्स में कितने वर्ड्स होने चाहिए, जिसको नॉर्मली अंडरस्टैंडेबल माना जाता है कि आप इतना धीमे बोलोगे तो समझ में आएगा। बेसिकली आप बहुत तेज बोले या बहुत धीमे बोले तो इंसान को समझ नहीं आता। समझ में आया ये बात? बहुत तेज बोले तो भी नहीं समझ में आएगा, बहुत धीमे बोले, सोचो हम 1 घंटे में सिर्फ 4 शब्द बोल के चले जाए, थोड़ी देर बाद आप चले जाएंगे कि अभी एक शब्द इन्होंने बोला है म्यूचुअल, अब देखो 15-20 मिनट बाद शायद फंड निकले मुंह से, है ना। सो कह रहे एक स्पीड लिमिट डिसाइड करी सेबी ने और उस स्पीड लिमिट में इस वार्निंग को जनरेट किया गया। ओके, पर्पस समझ आ गया म्यूचुअल फंड का। नाउ अगली बात समझो, इस म्यूचुअल फंड में जैसे देखिए म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया शेयर्स में। अब मान लो आप सबने हमें 10-10 रुपए दे दिए, मेरे पास फंड आ गया, ठीक है, और हमने इसको कहां लगा दिया, मार्केट में। तो मान लीजिए ये बहुत सारे छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर मतलब इन्वेस्टर्स हैं, इन लोग ने पैसा लगा के किसको दिया, म्यूचुअल फंड को, और इस म्यूचुअल फंड ने कहां लगा दिया, मार्केट में। मान लो इन लोगों ने 10-10 रुपए दिए थे, ठीक है, और वो 10-10 रुपए मिला के जो फंड हुआ उससे म्यूचुअल फंड कंपनी ने लेट से रिलायंस कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए, ठीक है। अब हमको ये बताओ कि वो 10 शेयर इन इन्वेस्टर में कैसे बांटे जाएं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर हमने डायरेक्टली कंपनी में शेयर लिया होता तो लेट से 100 रुपए का एक शेयर था, तो हमने 100 रुपए दिए, हमको एक शेयर मिल जाता। लेकिन यहां पर 100 रुपए का शेयर आज भी है, लेकिन इन्वेस्टर ने 100 नहीं दिया है, इन्वेस्टर ने कितना दिया है, सिर्फ 10 रुपए। इसका मतलब 10 ऐसे इन्वेस्टर्स मिलके एक शेयर हो पाएगा। ये समझ आया मैथमेटिकल चीज? ओके, तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने 100 शेयर तो ले लिए या 10 शेयर ले लिए, लेकिन ये 10 शेयर इन लोगों में डिवाइड नहीं किए जा सकते, इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनी इनको अपना डिनोमिनेशन देती है, जिसको क्या कहते हैं, यूनिट। ओके, और म्यूचुअल फंड कंपनी ने कहा कि आपने जो 10 रुपए हमको दिए हैं उस 10 रुपए में हम आपको एक यूनिट अलॉट करेंगे, यानी कि हमने शेयर में पैसा लगाया, शेयर हमारे पास आया, लेकिन आपने मेरे पास जो पैसा लगाया है उसके बदले में हम आपको क्या देंगे, यूनिट्स। तो मान लो इस इन्वेस्टर ने 10 रुपए लगाए हैं तो इसको एक यूनिट मिलेगी। इस इन्वेस्टर ने, इसने कहा मेरे पास 20 रुपए हैं तो इसको कितने यूनिट मिल जाएंगी, 2। किसी ने कहा मेरे पास 60 रुपए हैं तो इनको कितनी यूनिट मिल गई, 6। और इन सबके पैसे को मिला के इन्होंने अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर दिया। इज दिस क्लियर? तो जब हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हमें शेयर नहीं मिलता, हमें क्या मिलती है, यूनिट्स। ठीक है, जैसे शेयर की मार्केट वैल्यू होती है, शेयर का प्राइस होता है ना कि आज इतने पे खरीदा इतने पे बेचा, बिल्कुल वैसे ही म्यूचुअल फंड की यूनिट की होती है एनएवी। एनएवी क्या हुई, नेट असेट वैल्यू।
ठीक है, तो आज जब हम म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, लेट से हमने 10 रुपए का म्यूचुअल फंड खरीदा, एक यूनिट, ठीक है, अब मान लो 1 महीने बाद हम वो म्यूचुअल फंड की यूनिट बेचना चाह रहे हैं। इसको जरा शेयर से कोरिलेट करो। आज हमने एक शेयर खरीदा 10 रुपए का, 1 महीने बाद अगर हम वो शेयर बेचना चाह रहे हैं तो बताओ कितने पे बेचे? 1 महीने बाद जब हम बेचना चाहते हैं तो कैसे डिसाइड होगा कि हम कितने का बेचेंगे? जो उस दिन की मार्केट वैल्यू होगी, एज सिंपल एज दैट। जिस दिन हम बेचना चाह रहे हैं उस दिन की मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। मान लो उस दिन की मार्केट वैल्यू 50 रुपए है, तो हमने 10 का खरीदा, 50 का बेचा, 40 रुपए का प्रॉफिट। यही है शेयर मार्केट। सिमिलरली हमने म्यूचुअल फंड की एक यूनिट खरीदी थी 10 रुपए की, ठीक है, आज जब हम उसे बेचना चाहेंगे तो हम उसकी क्या देखेंगे? एनएवी। जैसे शेयर के प्राइसेस डेली बेसिस पे निकलते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स की क्या निकलती है? एनएवी। अब आज अगर हमें म्यूचुअल फंड की यूनिट बेचनी है तो आज की एनएवी देखी जाएगी, ठीक है, जितने पे खरीदा माइनस जितने पे बेचा, जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। इज दिस क्लियर? तो जैसे शेयर के प्राइसेस निकलते हैं, अगर कभी आपने वो चैनल्स देखे हो सीएनबीसी वगैरह, तो नीचे आपने देखा ऐसे पट्टी चलती है, ये चैनल देखा है कभी? ऐसे आज खोल के देख लेना, उसमें ऐसे नीचे ना एक लाइन चलती है जिसमें अलग अलग शेयर के प्राइसेस होते हैं, 2 ट्राइंगल बने होते हैं, एक रेड और एक ग्रीन। कितने बच्चों ने देखा ही नहीं आज तक? ये नहीं देखा? अरे बाप रे बाप। शेयर प्राइस कहाँ देखे हैं फिर आपने? कैसे पता चलता है? कहीं फोन पे ही देख लेना, चलो ठीक है। तो जैसे शेयर अखबार में देखा है कभी आप लोग ने? वही ऑरेंज वाले न्यूज़पेपर में ही दिखते हैं डेली बेसिस में शेयर के प्राइसेस, और जहां शेयर के प्राइसेस लिखे होते हैं वहीं म्यूचुअल फंड्स की एनएवीज लिखी होती है। तो कुल मिला के हमने म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीद ली, जिस दिन हमें बेचनी होगी उस दिन का हम एनएवी देखेंगे, डिफरेंशियल अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। एनी डाउट? समझ आया? ये म्यूचुअल फंड का मैकेनिज्म है। हाँ बेटा, हाँ सेफ, बिल्कुल। जैसे मान लो हमने 10 रुपए की एक यूनिट खरीदी, जिस दिन तुम बेचना चाह रहे हो मान लो उस दिन की एनएवी 8 रुपए, तो तुम्हारे चले गए 2 रुपए। वही तो, तभी तो बोल रहे म्यूचुअल फंड है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सेफ क्यों है? क्योंकि शेयर के कंपैरिजन में सेफ है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? पहली चीज तो रिस्क डाइवर्सिफाई हो गई, मेरा अकेले का लॉस, ठीक है, और सबका लॉस, रिस्क डाइवर्सिफाई हो गई। दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड कंपनी कोशिश करती है कि अपने अंदर ऐसे एक्सपर्ट्स बिठाए जो लगाए ही ऐसी जगह जहां लॉस के चांसेस कम हो। लेकिन क्या शेयर मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है? हो सकता है एक्सपर्ट्स ने बोला अच्छा जाएगी, नहीं गई, तो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में लॉस होगा ही नहीं, हो सकता है, लेकिन होने के चांसेस कम होते हैं। अब डिफरेंस समझ में आ गया? तो जो इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, नए इन्वेस्टर्स, उनको डायरेक्टली शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहिए, उनको स्टार्ट कहां से करना चाहिए? म्यूचुअल फंड से, ठीक है, क्योंकि आप अकेले नहीं लगा रहे हैं, आपके जैसा कई लोग लगा रहे हैं। दूसरी बात, आप छोटा अमाउंट लगा सकते हैं, और तीसरी बात, आपका पैसा थ्रू एक्सपर्ट्स लग रहा है। अब 2 तरीके होते हैं पैसा लगाने के, एक होता है जब हम लमसम अमाउंट दे दें, मतलब हमने म्यूचुअल फंड कंपनी को 1 लाख रुपए दे दिया, हमने कहा लगा दो। और दूसरा होता है जिसको आपने सुना होगा, क्या कहते हैं? एसआईपी। क्या होता है एसआईपी? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहता है कि हर मंथ कुछ कुछ अमाउंट हम दे। लोएस्ट एसआईपी 500 रुपए तक की भी होती है। तो आप चाहें तो आप अभी अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं। आप सोचो जब आपकी शादी बच्चों तक का समय आएगा, आपके बच्चों का, खुश हो गए, बाकी बात खत्म है ना, तब तक यू विल गैदर अ ह्यूज अमाउंट। नहीं, ये मजाक की बात नहीं करे, अभी से अगर आप 500 पर मंथ, तो आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लोगे, इतने तो जुगाड़ हैं आपके पास, है ना, एक पिज्जा कम खा लेना, उतना अगर आप आज से एसआईपी में डालना शुरू करें, क्योंकि एसआईपी इज लाइक जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना लॉन्ग टाइम स्पैन आपको मिलता है। तो आज से अगर आप पर मंथ एसआईपी पे 500 डालने लग जाए, ठीक है, तो टिल द टाइम यू विल हैव योर जॉब, यू विल हैव योर मैरिज, तब तक एक बहुत ह्यूज अमाउंट आपका कलेक्ट हो सकता है। सो दैट इज व्हाई पीपल आर नॉर्मली सेइंग कि नाउ इट इज द टाइम कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। जैसे फिक्स डिपॉजिट एक इन्वेस्टमेंट मेथड है जो सबको पता होगा, बैंक की एफडी, कितना इंटरेस्ट रेट होता है उसका? 7-8, 6-7-8, है ना, अब इतना ही रह गया 8%। और आपको पता है म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट 50%, 25%, 60%, इतना तक रेंज जाता है, मतलब 50-60% तक का रिटर्न जनरेट करता है म्यूचुअल फंड। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना बेटर है। और आई होप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एटलीस्ट इतना थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं।
हम नहीं बेच रहे हैं, हमारा इसमें डिस्क्लेमर, हमारा इसमें कोई कमीशन नहीं है, ठीक है, बट इट्स अ जनरल थिंग कि अगर आप थोड़ा सा सी दिस इज द एज, आपको पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आज की तारीख में जो क्लास 11th और 12th से स्टॉक मार्केटिंग करने लग जाते हैं एंड दे आर अर्निंग ह्यूज अमाउंट। मतलब ऐसे रियल केसेस हमारे सामने आए हैं कि वो बच्चा 11th में आई थिंक था एंड ही वाज सेइंग, मतलब उनके पेरेंट्स का कॉल था दैट ही इज डूइंग ग्रेट इन स्टॉक मार्केट, बट ये था कि कुछ ना कुछ करना है, मतलब महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहा है वो 11th का बच्चा, ओनली स्टॉक मार्केट, और उसके कोई डिग्री की जरूरत नहीं है आपको, यू डोंट नीड एनी डिग्री, सिर्फ नॉलेज एंड इंटरेस्ट, दैट्स इट। और जब ये कोविड टाइम आया तब लोगों के पास टाइम ही टाइम था, तो वो उन्होंने शॉर्ट टर्म कोर्सेज और जो भी होता है इंटरनेट पे सब कुछ है, ठीक है, आप स्टॉक मार्केट पढ़ लो एंड इजिली यू कैन अर्न, कुछ नहीं करना है घर पे बैठे। बहुत सारी हाउसवाइफ्स ऐसी हैं हु हैव स्टार्टेड द वर्क ऑफ स्टॉक मार्केट्स एंड डेरिवेटिव्स एंड दे आर अर्निंग इनफ, इतनी तो जॉब पे नहीं लग पाता। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, इतनी डीप है, प्रोवाइडेड आपको इंटरेस्ट हो तो। है इंटरेस्ट? अच्छा, पैसे में इंटरेस्ट है? ये कौन सी पूछने की बात है ना। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो इसमें थोड़ा सा इस चैप्टर को मैंने पढ़ने के बाद थोड़ी नॉलेज आ जाएगी आपको, ठीक है, तो कोशिश करिएगा किसी म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा अमाउंट लगा के ऐसे करेंगे तो सीखने को भी मिलेगा और थोड़ा थोड़ा जुड़ भी जाएगा। वो बात अलग है जब आप ये प्रपोजल लेके अपने घर वालों तक जाएंगे, हाँ वो कहेंगे पढ़ाई में दिमाग लगा लो पहले, है ना, ओके, छुप छुपा के कर लो कोई बात नहीं, फिर उनको गिफ्ट दे देना, ये लो 1 करोड़ रुपए अब ज्यादा हो गया ओके चलिए, तो देखिए म्यूचुअल फंड का हम बता रहे थे, अब इसका एक स्टेप आगे देखो, आगे की कहानी समझिए। अभी तक हमने आपको क्या बताया, इन्वेस्टर्स होते हैं, ये लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और आगे किस पे इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में। अब जरा इस म्यूचुअल फंड के अंदर झांक के देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में क्या क्या है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले होती है एएमसी। एएमसी को हम लोग कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का बेसिक काम समझो क्या है, लोगों के पैसे को कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे एक्सपर्ट्स की, ये सारे एक्सपर्ट्स जिस एंटिटी में होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये अपने आप में एक सेपरेट कंपनी है, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी डिसाइड करती है कि कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, वो प्रॉपर काम किसका होता है, एएमसी का। इसके अलावा एक होता है कस्टोडियन। बताओ जरा कस्टोडियन कौन होता था। हाँ, अब इस म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया और पैसा लगा के शेयर्स आए, ये सारे शेयर्स जिसकी कस्टडी में रखे जाते हैं वो कौन होता है, कस्टोडियन। अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों ने जो पैसा लगाया है वो पैसा भी जिसकी कस्टडी में रखा जाता है वो कौन होता है, कस्टोडियन। तो एक सर्टेन एंटिटी होती है, हम लोगों ने पढ़ा है कस्टोडियन इज एन इंटरमीडियरी, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, एक एएमसी लेगा, एएमसी से कहेगा कि तुम्हारा काम है पैसा लगाना, ठीक है। एक कस्टोडियन को हायर करेगा, कस्टोडियन से कहेगा कि तुम्हें शेयर्स वगैरह की कस्टडी अपने पास रखनी है, और जितना भी पेपर वर्क से रिलेटेड काम होगा उसके लिए इन्होंने अपॉइंट कर लिया आरटीए को। बताओ ये कौन था, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। यूनिट्स इशू करनी है, ठीक है, यूनिट्स ट्रांसफर करनी है, शेयर में लगाना है, उससे रिलेटेड जितना भी पेपर वर्क है उसके लिए उन्होंने एक तीसरा इंटरमीडियरी हायर कर लिया जिसको क्या कहा, आरटीए। तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक होगी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक होगा कस्टोडियन, एक होगा आरटीए। तीनों का रोल समझ में आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक और बात समझो, इन तीनों को जिसने बनाया है यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड है उसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्सर। स्पॉन्सर ने ये म्यूचुअल फंड बनाया है। तो जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं रिलायंस म्यूचुअल फंड, तो रिलायंस म्यूचुअल फंड का मतलब क्या हो गया, इसका स्पॉन्सर कौन है, रिलायंस कंपनी, ठीक है। वो म्यूचुअल फंड, वो स्पॉन्सर ओनर जो है वो है रिलायंस। अब रिलायंस म्यूचुअल फंड ने अपने अंडर एक रखी होगी एएमसी, एक उसने अपॉइंट किया होगा कस्टोडियन, और एक उसने अपॉइंट किया होगा आरटीआई। ये हम लोग देखो किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ये हम लोग म्यूचुअल फंड के अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ रहे हैं, यानी एक पर्सन वो जिसने ये म्यूचुअल फंड बनाया है। अगर हम आपसे कहें आईडीबीआई म्यूचुअल फंड, इसका मतलब क्या हुआ, स्पॉन्सर इज आईडीबीआई बैंक, उन्होंने एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, ठीक है। अब उसके अंदर शेयर खरीदने बेचने का काम करने के लिए उन्होंने एएमसी रखी, शेयर्स की कस्टडी के लिए, कैश की कस्टडी के लिए कस्टोडियन रखा, और पेपर वर्क रिलेटेड काम के लिए आरटीए रखा। एनी डाउट इन दिस, ओके, आगे की बात समझो।
ऐसा भी तो हो सकता है रिलायंस म्यूचुअल फंड ने लोगों से पैसा लिया और उन्होंने कहा कि हम आपका पैसा एक बहुत अच्छी कंपनी में लगाएंगे। बताओ कौन सी कंपनी? रिलायंस। समझ में आया? हमने आपसे कहा आप लोग हमें पैसा दो, हम जानकार हैं, हम नॉलेजेबल, हम एक्सपीरियंस हैं, और हम आपका पैसा एक ऐसी जगह पर लगाएंगे जिससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। सब लगा दिया शिक्षा में। क्या हुआ? कोई दिक्कत? ऐसा भी तो हो सकता है। जिस कंपनी का म्यूचुअल फंड है, आपको नहीं लगता कि वो कंपनी बायस्ड हो जाएगी और अपनी ही कंपनीज में, सब्सिडरीज में पैसा लगाएगी, बल्कि कुछ कंपनीज अपने में पैसा लगाने के लिए म्यूचुअल फंड खोल ले। यस और नो? किसके साथ गलत हो रहा है? इन्वेस्टर्स के साथ, क्योंकि भैया हमें तो सही जगह पैसा लगाना है। इनके साथ कुछ गलत ना हो तो सेबी ने कहा कि तुम लोगों के देखरेख करने के लिए होगा एक ट्रस्टी, यानी एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाएगा, और ट्रस्टी का काम ये देखना होगा कि ये लोग सब अपना काम सही से करें और किसी भी इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत ना हो। तो टेक्निकली म्यूचुअल फंड के अंदर देखो कितने एलिमेंट्स हुए। एक हुआ स्पॉन्सर, जो उस म्यूचुअल फंड का ओनर है। एक है ट्रस्टी, जो ये देखता है कि सब लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। एक होगी एएमसी, जो ये देखेगी कि शेयर कहाँ लगाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। कस्टोडियन, जिसकी कस्टडी में शेयर्स एंड कैश होगा। एंड आरटीओ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम करने के लिए। इन सबको मिला के बनती है एक म्यूचुअल फंड कंपनी। तो एक्चुअली म्यूचुअल फंड कंपनी कुछ नहीं होता, हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड अपने आप में एक नाम है जिसमें कलेक्शन है। अब म्यूचुअल फंड के अंदर एएमसी अलग कंपनी है, कस्टोडियन अलग कंपनी है। भाई कस्टोडियन और आरटीओ ये सब तो इंटरमीडियरीज है ना। हमने अपने म्यूचुअल फंड के लिए किसी कस्टोडियन की सर्विसेज ले ली, ठीक है। तो इन सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिला के क्या बनता है? म्यूचुअल फंड। अब सोच के देखो, अगर आप अपना पैसा डायरेक्टली शेयर मार्केट में लगाएं या इन सबके थ्रू लगाएं, ज्यादा सेफ क्या हुआ? म्यूचुअल फंड। कितने इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हो रहे हैं? हमारे देश में कुछ कंपनीज हैं म्यूचुअल फंड की, ठीक है, मतलब कुछ एंटिटीज हैं जो म्यूचुअल फंड का काम करती हैं, और ये सब आपस में कॉम्पिटिटिव होती हैं। जैसे अभी हमने आपको 2 एग्जांपल दे दिया, रिलायंस म्यूचुअल फंड, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, ये सब अलग अलग म्यूचुअल फंड हैं, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव सोचो कैसे हुए। हर म्यूचुअल फंड चाहेगा कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आए। इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा बताओ? रिटर्न अच्छे। भाई आप अगर एज अ इन्वेस्टर आज पैसा लगाएंगे, इतनी सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, तो आप सोचेंगे जो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छे रिटर्न दे रहा है हम उसमें लगाएंगे। म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा रिटर्न देगा, ये बताओ कैसे होगा? एक्सपर्ट्स, हाँ, सर्विसेज अच्छी हो। मतलब जितना अच्छे मेरे एक्सपर्ट्स होंगे, जितना अच्छा मेरे इन्वेस्टमेंट प्लान्स होंगे, उतना अच्छा रिटर्न जनरेट होगा, और जितना अच्छा रिटर्न जनरेट होगा हम उतनी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ द इन्वेस्टर्स विल चूज कि हमें किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। समझ आ गया? पैसा लमसम में भी लगा सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में भी। अब इसमें आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दे दिया, इसके बाद भी इसमें अलग अलग स्कीम्स होती हैं। अब आपने कहा कि भैया हमको फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो वो आपका पैसा कहां लगाएंगे? डेट में। आपने कहा कि हम हाईली रिस्की चाहते हैं लेकिन रिटर्न ज्यादा चाहते हैं, तो वो आपका पैसा कहां लगा देंगे? शेयर्स में। तो आपकी नीड के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बताओ, एनीथिंग, एनी डाउट? सब क्लियर है? हाँ बेटा। हाँ हाँ, कंपनी है, एंटिटी है। जैसे कुछ कंपनीज हैं, दे आर एक्टिंग एज एएमसी, ठीक है। वो अब जैसे रिलायंस म्यूचुअल फंड ने अपनी एक एएमसी बनाई, रिलायंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो दे हैव टू इनकॉर्पोरेट इट एज अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है। वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज एक्ट लगेगा उसके ऊपर सेपरेट, ठीक है। फाइन, समझ आ गया सबको? चलो अब जरा देखते हैं क्या है चैप्टर में। ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। देखिए, as our economy continues to grow, where there is a huge amount of wealth creating opportunities surfacing everywhere, a mutual fund, अब धीरे धीरे पढ़ना, आपको समझ में आएगा। म्यूचुअल फंड इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड, प्रोफेशनली मैनेज्ड बताओ क्यों? एक्सपर्ट्स मैनेज कर रहे हैं। फॉर्म ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट पूल, बताओ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट पूल कैसे हुआ? सबका पैसा कलेक्ट करा फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स, कई सारे इन्वेस्टर्स से मिला के एक पूल बनाया, एंड इन्वेस्ट इन इट, और उस पैसे को मिला के कहां इन्वेस्ट करते हैं? ये देखो,
स्टॉक में, बॉन्ड्स में, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में एंड अदर सिक्योरिटी। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अभी बताएंगे क्या होता है। तो स्टॉक में, बॉन्ड्स में, शेयर्स में कहीं भी पैसा लगाना हो, इस पूल से पैसा लगाया जा सकता है। द मेजर रीजन इन्वेस्टर चूजेस म्यूचुअल फंड। व्हाई वुड वी चूज म्यूचुअल फंड? हम म्यूचुअल फंड क्यों चूज करें? क्योंकि पहली चीज उसका मैनेजमेंट कैसा होगा? प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन समझिए, अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए भी हैं तो भी हम एक कंपनी का एक ही शेयर तो खरीद पाएंगे, लेकिन अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए है तो हम म्यूचुअल फंड की 10 यूनिट खरीद पाएंगे। ये बात समझ में आया? और हो सकता है हम उन 10 यूनिट्स को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करवाएं। So that is what is known as diversification. The investor should compare the risk and expected yield after adjustment of tax on various instruments while taking investment decision. म्यूचुअल फंड के ऊपर देखो ऑब्वियसली कौन सी रेगुलेशंस लगती हैं? म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 एज अ फंड एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। ये पूरा फंड किस फॉर्म में बना है? ट्रस्ट के फॉर्म में। टू रेज मनी, अब बताना समझ में आ रहा है कि नहीं? इस ट्रस्ट के फॉर्म में है टू रेज मनी, ये पैसा रेज करते हैं थ्रू सेल ऑफ यूनिट्स। ये क्या चीज है? म्यूचुअल फंड में जब हम पैसा लगाते हैं तो हमको क्या मिलती हैं? यूनिट्स। टू द पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ पब्लिक अंडर वन और मोर स्कीम्स। म्यूचुअल फंड आर अ व्हीकल दैट कलेक्ट मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू बाय सिक्योरिटी। तो ये म्यूचुअल फंड सिर्फ क्या काम करते हैं? लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं और उनकी नीड्स के हिसाब से इन्वेस्ट कर देते हैं। These investors have a common objective and this pool of money is advised by the fund manager who decides how to invest the money. क्या आप बता सकते हो ये फंड मैनेजर जो डिसाइड कर रहा है पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये कौन है? AMC। ठीक है, फाइन। चलो देखो, यही पूरा सिस्टम है। इन्वेस्टर्स पूल करते हैं अपनी मनी को, किसको दे देते हैं? फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर क्या करता है? उसे कहाँ लगा देता है? सिक्योरिटीज में। उससे रिटर्न जनरेट होता है और वो रिटर्न वापस किसको मिल जाता है? इन्वेस्टर्स को। एनी डाउट? ओके। व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड? एज द टू वर्ड्स म्यूचुअल कनोट्स गेटिंग टुगेदर एंड फंड कनोट्स मनी, हेंस बाय डेफिनेशन म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल फॉर इन्वेस्टिंग मनी फॉर इन्वेस्टर्स विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। आई थिंक अब डेफिनेशन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये देखिए लिस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में? सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। ये जो एमपी दिख रहा है आपको, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, हमारे देश में जितनी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनकी एएमसीज ने मिलकर एक एसोसिएशन बना ली और उसको कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। तो पूरे म्यूचुअल फंड के ऊपर सेबी तो है ही, उसके अलावा इनकी खुद की एसोसिएशन भी है। तो हर म्यूचुअल फंड क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा, इनके रूल्स एमपी बनाती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एमपी हुआ। इनकम टैक्स एंड इन्वेस्टर्स एसोसिएशन। ओवरव्यू ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया, इसमें रीड लिख लो, ये अपने आप पढ़ लेना। ये बता रहे हैं कब जनरेट हुआ, सबसे पहला म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली यहां पर। स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड में आओ, देखो ये नाम सुने सुने लग रहे हैं। सबसे पहले कौन हुआ? कौन होता है स्पॉन्सर? जिसने वो पूरा म्यूचुअल फंड बनाया है। इट इज द प्रिंसिपल बॉडी हु ब्रिंग्स द कैपिटल एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी टू स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड। सेकंड कौन हुआ? ट्रस्टी। ट्रस्टी का क्या काम होता है? हाँ, ये देखना कि किसी भी एंटिटी या किसी भी इन्वेस्टर्स के साथ कुछ भी गलत ना हो। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, देखो क्या काम है इनका? मैनेजिंग द फंड्स। फंड मैनेज करने का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कहां लगाना है कहां नहीं लगाना। कस्टोडियन पढ़िए, सेफ कीपिंग। सेफ कीपिंग ठीक है, किस चीज का? फंड का और सिक्योरिटीज का। और लास्ट कौन होता है? आरटीए। RTA's job is to manage the back-end operations of the mutual fund and managing investors' transaction request. यानी हमें म्यूचुअल फंड की यूनिट लेनी है, बेचनी है, ये सारा काम हमारे बिहाफ पे कौन करता है? RTA। ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया। देखिए, अब देखो ये एग्जाम्पल समझिए। जैसे अभी हम आपको बताए थे IDBI म्यूचुअल फंड, तो देखो म्यूचुअल फंड जो ट्रस्ट है वो कौन सा है? IDBI म्यूचुअल फंड। इनका स्पॉन्सर देखो कौन हुआ? IDBI बैंक लिमिटेड। ट्रस्टी है IDBI MF ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ये भी इन्होंने ही बनाई है। ठीक है,
एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम इनकी क्या है? IDBI एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। इनका रजिस्ट्रार है KFIN टेक्नोलॉजीज और इनका कस्टोडियन है SBI SG ग्लोबल। ये इंटरमीडियरीज होते हैं अलग अलग, इनके लिए आप किसी को भी हायर कर सकते हो, ठीक है। ये सब मिला के एक म्यूचुअल फंड क्रिएट करते हैं। समझ आ गया? तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप ये देखिएगा, इवन जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें लिखा होगा कि इनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है, इनका रजिस्ट्रार कौन है, इनका कस्टोडियन कौन है। हमें सबसे ज्यादा फर्क किस चीज से पड़ेगा? किसकी क्रेडिबिलिटी देखना ज्यादा जरूरी है? AMC। कस्टोडियन ठीक है, सब ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? AMC। चलो, रेगुलेटर एंड इंडस्ट्री बॉडी की बात करते हैं। रेगुलेटर कौन है इनका? सेबी। पूरे कैपिटल मार्केट में एक ही रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इनकी इंडस्ट्री का कौन है रेगुलेटर? AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। देखो एज ऑफ नाउ 44 AMCs हैं। अभी हमारे देश में 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं और उन 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को कुल मिला के कौन हेड कर रहा है? AMFI। एनी डाउट टिल हियर? समझ आ गया स्ट्रक्चर सबको? म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड है पैसा लगाने में? अरे 500 रुपए तो लगा ही सकते हैं, ऐसी क्या बात है। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? देखो, इवन इफ आप ना लगाना चाहें, ठीक है, तो एक तरीका हम आपको बताते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, जो ये काम करते हैं ना, उनके पास जाना और उनसे कहना कि भाई हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, SIP लेना चाहते हैं, और उनसे सब समझ लेना कैसे क्या होता है। अब थोड़ा बहुत आपने चैप्टर पढ़ा है तो नॉलेज आपको भी है, थोड़ा बहुत पूछ लेना। अच्छा, AMC कौन है, उनको भी लगेगा कुछ जानकार है ना। सब कुछ पूछने के बाद उनसे कहना कि ठीक है, कल परसों में चेक भिजवा देंगे, और फिर उनका नंबर ब्लॉक कर देना। समझ आया क्या हुआ? सारी जानकारी ले लेना, ठीक है। अगर इन्वेस्ट करने का मन हो तो कर लेना, और ना मन हो तो एटलीस्ट इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। एंड बिलीव में, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, ये आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे प्रैक्टिकली। अभी जो आप पढ़ रहे हो वो तो बुक का है, ठीक है। कोई कैपिटल मार्केट के सब्जेक्ट में कुछ भी समझना हो, इनके एजेंट्स के पास चले जाना। जैसे आप किसी बैंक में जाइए, उनसे कह दीजिए भैया डीमैट अकाउंट खुलवाना है, बस इतना बोल दो, ठीक है, और पूछ सब बता देगा, ये डॉक्यूमेंट लगेगा, वो लगेगा, ये लगेगा, प्रैक्टिकली सब समझ आना। तो कह देना हाँ खुलवा लेंगे CS बनने के बाद, ठीक है, फाइन। तो यू विल गेट टू नो व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन ऑल अबाउट। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स देखते हैं। इतने अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये भी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले स्कीम्स में देखो, यहां से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना चैप्टर। ओपन एंडेड स्कीम एंड क्लोज एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड का मतलब समझिए क्या हुआ। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब हुआ जिसमें हम कभी भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, ठीक है। जैसे शेयर कब बेचा जाता है? शेयर कंपनी कब इशू करती है? जब IPO निकलता है। जैसे शेयर के केस में IPO निकलता है, वैसे म्यूचुअल फंड का NFO निकलता है, न्यू फंड ऑफर। ओके, ओपन एंडेड स्कीम में हम कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन क्लोज एंडेड में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कब खरीदी जा सकती है? जब NFO निकला हो। जैसे हम शेयर अगर खरीदना चाहें तो हम सेकेंडरी मार्केट से कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन नया शेयर अगर आप खरीदना चाहोगे तो सिर्फ कब खरीद सकते हो? IPO में। बिल्कुल वैसे ही कह रहे ओपन एंडेड स्कीम में अगर आपने लिया है तो वो ओपन एंडेड के यूनिट्स आप कभी भी परचेज कर सकते हैं और कभी भी सेल कर सकते हैं। कैन बी रिडीम्ड ऑन एनी ट्रांजैक्शन डे, किसी भी दिन रिडीम हो सकता है, जिस दिन आप चाहें उस दिन रिडीम कर लेंगे। एंड इस वजह से इनकी लिक्विडिटी क्या होती है? हाई। लिक्विडिटी मतलब क्या हुआ? हाँ, कितनी जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लोज एंडेड वाले देखो, कैन बी परचेज ओनली ड्यूरिंग NFO। इनकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता तब तक हम सेल कर सकते हैं, रिडीम नहीं कर सकते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग अ शेयर एंड रिडीमिंग अ शेयर? सेल करने में और रिडीम करने में। इक्विटी शेयर रिडीम कब होता है? बताओ, कितने साल बाद इक्विटी शेयर रिडीम हो जाएगा? नहीं होता। याद करिए, जितनी अकाउंट्स पढ़ी है आज तक, इक्विटी शेयर कितने साल बाद रिडीम होता है? जब कंपनी बंद होती है। और इक्विटी शेयर सेल कितनी बार हो सकता है? कितनी बार भी। तो फर्क क्या हुआ रिडेम्पशन में और सेल में? रिडेम्पशन में हम कंपनी को वापस करते हैं, जिसने इशू किया है उसको वापस करते हैं, और सेल में किसी और पार्टी को। इवन इफ यू आर सेलिंग अ शेयर, कंपनी की नजरों में वो इशूड कैपिटल ही है,
ठीक है। लेकिन रिडेम्पशन का मतलब कंपनी की कैपिटल कब कम होगी, सेल में कि रिडेम्पशन में? रिडेम्पशन में। इक्विटी शेयर रिडीम नहीं होते हैं, दे आर रिडीम्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, तो इनका देखो जो क्लोज एंडेड वाले होते हैं इनका एक फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है एंड दे कैन बी रिडीम्ड ओनली एट मैच्योरिटी। तो इस हिसाब से बताओ लिक्विडिटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी? ओपन एंडेड वालों की लिक्विडिटी ज्यादा होगी, हम कभी भी खरीद सकते हैं कभी बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्लोज एंडेड वाले में पैसा लगाया है तो आप उसको बेच तो सकते हैं लेकिन रिडीम नहीं कर सकते। रिडीम मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी को वापस नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आइए कहां पैसा लगाएं, ये है म्यूचुअल फंड की स्कीम्स। देखो सबसे पहले इनकम ओरिएंटेड, जरा अपने आप रीड करके बताओ इनकम ओरिएंटेड वाले कहां पैसा लगाते होंगे? इनकम ओरिएंटेड वाले कह रहे हैं हमको फिक्स्ड इनकम चाहिए चाहे हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन हो कि ना हो। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड कैपिटल एप्रिसिएशन? आपने 100 रुपए का शेयर लिया, आज वो शेयर 120 रुपए का हो गया, व्हाट इज कैपिटल एप्रिसिएशन? 20 रुपीज। आप ये बात समझते हो जैसे आज आपने 100 रुपए का शेयर लिया और वो 120 का हो गया, तो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा? दो चीजें मिलेंगी इस शेयर पे, आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो डिविडेंड मिलेगा और एक कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी। ठीक है, यानी एक तो डिविडेंड इस पे जितने रुपए का आना होगा वो आएगा, प्लस जो 20 रुपए वैल्यू बढ़ी वो होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, तो दो चीजें मिलती है हमें शेयर पे। ओके, अब ये कह रहे हैं कि हमें ऐसी जगह पैसा लगाना है जिसमें हमें एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहे, रिस्क नहीं लेना चाह रहे। तो अगर फिक्स्ड इनकम मिलती रहे, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप अगर एएमसी हो तो बताइए आप पैसा मेरा कहां लगाएंगे? डिवेंचर्स में या डेट में। ठीक है, तो देखिए द फंड प्राइमरीली ऑफर fixed income to the investors. Naturally enough, the main securities in which investments are made by such fund are fixed income yielding one like bonds, debenture, government security and money market instrument. Money market instrument अब समझ लो दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक मनी मार्केट एक कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब आप गेस करके बताना लॉन्ग टर्म वाले कौन से होते होंगे जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा का है, वो मनी मार्केट हुए कि कैपिटल मार्केट हुए? और जो शॉर्ट टर्म होते हैं 1 साल से कम वाले, ये कैसे गेस किया आपने? इंटेलिजेंट है ना, ये बोलो कि आई एम इंटेलिजेंट इसलिए गेस किया। कैपिटल का मतलब ही हो गया लॉन्ग टर्म। तो एक बात बताओ, अगर हम शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई कि मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट हुई? मनी मार्केट ना, ये भी एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है ना। बताओ शेयर में अगर हम लगा रहे हैं तो वो मनी मार्केट है कि कैपिटल मार्केट है? शेयर 1 साल के अंदर मैच्योर हो जाता है, रिडीम हो जाता है, नो, कह रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लेकिन अगर हमने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसा लगाया, किसी गवर्नमेंट बॉन्ड का नाम सुना है आपने? गोल्ड बॉन्ड। और एक वर्ड हम बोलेंगे सबने सुना होगा बचपन में इकोनॉमिक्स में, ट्रेजरी बिल्स सुने? ये जब आया था तब भी आपको समझ नहीं आया था ये क्या चीज है। टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स नाम से लिखा रहता है, इकोनॉमिक्स की बुक्स में होता है। दीज ट्रेजरी बिल्स आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स? थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं बट ये चीजें पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ बताओ? कौन पैसा रेज कर रहा है? गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है या गवर्नमेंट पैसा लेना चाह रहा है तो गवर्नमेंट इन बॉन्ड्स को इशू करता है। बॉन्ड मतलब क्या हुआ? एक कागज का टुकड़ा, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम तुमको ये पैसा 1 साल बाद या 2 साल बाद वापस करेंगे इतने % रेट के साथ, यही हुआ बॉन्ड। नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू करा, ठीक है, लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया। अब गवर्नमेंट ने कहा कि 6 महीने बाद हम आपको ये बॉन्ड का पैसा वापस दे देंगे प्लस 12% इंटरेस्ट दे देंगे। ये गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स सेल कर रही है। ठीक है, सिमिलरली बताओ अगर गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स निकाले, इसका मतलब क्या हुआ? अब इन वर्ड्स का ना मतलब समझा करो। सरकार को पैसा चाहिए किस चीज के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो उन्होंने बॉन्ड निकाला। लोगों से पैसा लेने का तरीका है, ठीक है। गवर्नमेंट के बॉन्ड सेल कौन करता है? मोदी जी लेके खड़े होते हैं, आरबीआई। क्यों? इकोनॉमिक्स याद करो बचपन की, गवर्नमेंट का बैंक कौन होता है? आरबीआई। आरबीआई जो होता है वो ये बॉन्ड्स को सेल करता है, ठीक है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने देखा कि इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है,
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बॉन्ड्स निकाले, गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स निकाले और बॉन्ड्स निकाल के लोगों को इश्यू किया। लोगों को बॉन्ड्स इश्यू करके लोगों के हाथ में जो पैसा था वो सब किसके पास आ गया, गवर्नमेंट के पास। जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहा तो बताओ उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम, वो चीजें खरीदेंगे ही नहीं। जब वो चीजें नहीं खरीदेंगे तो डिमांड नहीं है, और डिमांड नहीं है तो प्राइसेस कम हो जाएंगे कि बढ़ेंगे। अगर हम चीजों की डिमांड नहीं कर रहे हैं तो उनके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम कि बढ़ेंगे, कम हो जाएंगे। आपको पता है ये गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या किया है, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया है। इट्स जस्ट कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, जो सबने बचपन में पढ़ा होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़े हैं आपने आरबीआई में, यस, किसमें पढ़ा है, हाँ 12th में पढ़ा था आपने। हम बता रहे कहाँ पढ़ा है, अभी हम आ रहे हैं उस टॉपिक पे, ठीक है। आपने हाँ आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स पढ़े होंगे, कुछ कुछ याद आया, हाँ बस हम वहीं आ रहे थे। बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, समझ आया। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में पढ़ा था बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तब कुछ समझ नहीं आया था क्या है, रट लिया था, है ना। दिस इज व्हाट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब इनको लगता है कि हमें इन्फ्लेशन कम करना है तो ये सिंपली क्या करते हैं, ऐसे बॉन्ड्स निकाल देते हैं और लोगों का पैसा ले लेते हैं। जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं होता तो वो डिमांड नहीं करते, डिमांड नहीं करते, प्राइसेस कम होते हैं, दिस इज हाउ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। एंड वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा क्या हो गया, अगर डिफ्लेशन, हाँ अगर प्राइसेस बढ़ाने हैं तो बताओ ये बॉन्ड खरीदेंगे कि बेचेंगे, खरीदेंगे मतलब रिडीम हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा बॉन्ड। बॉन्ड रिडीम होने का मतलब वो बॉन्ड चला गया सरकार के पास और पैसे दे दिए लोगों को। लोगों के हाथ में जैसे ही पैसा आ गया वैसे ही डिमांड बढ़ा दी, डिमांड बढ़ा दी तो प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो हमको एक और बात बताओ, बाय द वे एक क्वेश्चन है हमारा, जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इतना आसान है, बॉन्ड खरीद बेच करके, बैंक रेट बढ़ा घटा करके, सीआरआर एसएलआर करके, तो करे ना, फिर इन्फ्लेशन है क्यों इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन है कि नहीं है, इन्फ्लेशन है। जो समोसा पहले 1 रुपए का था आज 10, हाँ 10 का बड़े एटीट्यूड में बिकता है ना। हाँ एग्जैक्टली, आई हैव टेकन 1 समोसा 1 रुपीज, आई डोंट नो वेदर यू हैव टेकन और नॉट। आपने देखा है, नहीं देखा ना 1 रुपए का, हाँ आई इन माई टाइम इट वॉज, पहले 50 पैसे का एक था, आपके सामने तो 50 पैसे चलता नहीं था, बट ये मत समझना हम 100 साल पुराने इनके जमाने में चलता होगा, बट इट वॉज नॉट, मतलब बहुत साल पुरानी बात नहीं है, बट स्टिल। और आज देखो भाई 10 रुपए का, इवन टुडे अगर आप आज बेगर को 1 रुपए देंगे, नहीं लेगा छोड़ो, वो आपको कटोरा देगा, आओ बगल में ठीक है। टिप आप जो देते हैं, है ना, टिप में अगर आप 10 रुपए या 5 रुपए दे, वो घूरता है आपको, ये क्या दे रहे हो, रख लो, ठीक है। दिस इज व्हाट इज इन्फ्लेशन। तो मेरा सवाल ये था, अभी रुकना, आंसर मत देना, ये बताओ कि अगर इतना ही आसान है सरकार के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, तो फिर क्यों नहीं करते, बैंक रेट बढ़ाएं, बैंक रेट की बात करते हैं, बैंक रेट बढ़ाएंगे, बैंक रेट बढ़ाने से क्या होगा, बैंक्स के लिए लोन लेना महंगा होगा, अगर बैंक्स के लिए लोन लेना महंगा होगा तो बैंक लोन नहीं लेंगे, बैंक लोन नहीं लेंगे तो हम लोग को लोन नहीं देंगे या महंगा देंगे, हम लोग लोन नहीं लेंगे तो हमारे हाथ में पैसा नहीं होगा, हमारे हाथ में पैसा नहीं होगा तो हम डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो प्राइसेस डाउन हो जाएंगे, सीधी सीधी इकोनॉमिक्स। देन कंट्रोल सरकार कुछ कर क्यों नहीं पा रही, आप कह रहे यही तो दिक्कत है सरकार में, तभी वोट नहीं देते, सरकार क्यों कुछ नहीं कर पाती, जो पैसा छुपा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक मार्केट, समझ में आया, दिस इज योर इलीगल मनी, 2 नंबर का पैसा। अब उसी साइकिल पे आओ, बैंक रेट बढ़ा, लोन लेना महंगा हुआ, हम लोन लेंगे नहीं लेकिन हम फिर भी सामान खरीदेंगे क्योंकि पैसा तो मेरे तकिए में छिपा था, हम डिपेंडेंट ही नहीं थे बैंक लोन पे, हम बैंक लोन से 1 नंबर का सामान नहीं खरीदेंगे, बट हम कैश में तो सब कुछ करेंगे। जो पैसा कैश में ज्यादातर डील हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स somehow not 100% बट कुछ हद तक कहीं ना कहीं वो ब्लैक मनी है, ओके। अब सरकार ने सोचा था हम बैंक रेट बढ़ाएंगे, खर्चा नहीं करेंगे, वो बैंक रेट बढ़ाते, हम लोग को फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुम बैंक रेट बढ़ाओ कम करो। आप देखो ना, यही तो है, पता तक नहीं होता लोगों को कि क्या बैंक रेट, किस चीज का बैंक रेट, ठीक है। हम डिपेंडेंट ही नहीं है लोन पे, हम तो लोन पे उस चीज पे डिपेंडेंट है जो हम ब्लैक मनी से खरीद नहीं सकते, यस और नो, ठीक है। तो इसलिए सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती।
और इसी की वजह से डिमॉन किया गया था, डिमोनेटाइजेशन। ये पूरी इकोनॉमिक्स है, पूरी चेन है इस चीज को रोकने के लिए। ये ब्लैक मार्केटिंग की वजह से इन्फ्लेशन कम नहीं हो पाता। इतना ज्यादा ब्लैक मनी कि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, वन पॉइंट डे आपको डिमोनेटाइजेशन करना पड़ेगा, और वो था जो मोदी जी ने किया था। डिमोनेटाइजेशन किया तो जिसके पास जितना ब्लैक मनी वो कूड़ा हो गया, ठीक है। बट इसका भी रूल है, आप लगातार डिमोनेटाइजेशन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है अगले साल फिर, जबकि ऐसी अफवाह बहुत हुई थी कि अब इनका भरोसा नहीं, कभी भी कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से रेगुलर डिमोनेटाइजेशन नहीं हो सकता, वरना करेंसी की वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। सो दिस वाज द फुल गैमेट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पूरी इकोनॉमिक्स है। डिमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट जब मोदी जी ने किया था ना, तो लोगों को लगा था बहुत नई चीज है। नया कुछ नहीं था, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, कई साल भी हो चुका है। सो दिस इज द फुल इकोनॉमिक्स। शुरू कहां से हुए थे? हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स से। आपको समझ आया बॉन्ड्स की चेन क्या हुई? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड कैपिटल मार्केट की हम बात बता रहे थे। जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है, वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। सरकार को पैसा सालों के लिए नहीं चाहिए होता, सरकार पैसा हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए लेती है। जब आपने टी बिल्स पढ़ा था तो उसमें कभी देखा था 90 डेज टी बिल्स या ऐसा कुछ होता है? 90 डे टी बिल का मतलब आप समझे? मैच्योरिटी इज 90 डेज, ठीक है। 10 दिन का भी टी बिल होता है, आपको पता है? 10 दिन के लिए पैसा लेती है सरकार और 10 दिन बाद रिडीम करके दे देती है। ओके, तो जितना 1 साल से कम की मैच्योरिटी के लिए पैसा लिया जा रहा है, उस मार्केट को क्या कहते हैं? मनी मार्केट। कंपनी जो पैसा लेती है शेयर पर, कितने दिन में वापस करती है? लॉन्ग टर्म। दैट इज वाई वो मार्केट कौन सी होती है? कैपिटल मार्केट। तो कुल मिला के अगर हम सेफ जगह, अच्छा सबसे सेफ जगह क्या हुई पैसा लगाने की? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट कभी दिवालिया हो सकती है, क्यों? हो जाती है कभी कभी, हाँ कुछ देशों में तो हुई है। गवर्नमेंट दिवालिया, हम ऐसा मानते हैं गवर्नमेंट दिवालिया तब होगी जब हर इंसान दिवालिया हो जाएगा, अगर सब लीगली टैक्स दे रहे हैं कि, यस और नो। अगर जितने लोग टैक्स देते वो सब दिवालिया हो गए तो सरकार अपने आप दिवालिया हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज ये माना जाता है गवर्नमेंट दिवालिया नहीं हो सकती, इसलिए द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? हमें लगा एक बार याद दिला दें, है ना, कहाँ पहुंच गए थे। आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दिया और आपने कहा भैया हम सेफ जगह लगाना चाहते हैं, तो वो कौन सी स्कीम्स में लगाएगा? इनकम ओरिएंटेड। हमको इस हिसाब से बताओ, अगर इनकम ओरिएंटेड ये है तो ग्रोथ ओरिएंटेड क्या होगा? पढ़ के देखो। आपने कहा रिस्क हम झेल लेंगे लेकिन हमें ग्रोथ ज्यादा चाहिए, इसका मतलब वो कंपनीज पैसा कहां लगाएंगे? शेयर्स में। These fund offer growth potentiality associated with investment in capital market like high source of income by way of dividend। एक तो इनको डिविडेंड मिलेगा, दूसरा इनको क्या मिलेगा? कैपिटल एप्रिसिएशन। किसी भी शेयर में ये दो चीजें मिलती हैं। These funds with a view to satisfy the growth need of investors primarily concentrate on low risk high yielding spectrum of equity shares। तीसरी होती है हाइब्रिड। अब आपने कहा हम चाहते हैं, हमने 100 रुपए लगाए हैं, इसमें 50 रुपए तुम मेरा सेफ जगह लगा दो और 50 रुपए पे तुम रिस्क ले लो, तो आप कैसे लगाएंगे? 50 आप डेट में लगा दोगे और 50 आप शेयर में लगा दोगे। इसको कहा जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? मिक्सचर, ठीक है। हाइब्रिड स्कीम्स देखो, इट केटर टू बोथ द इन्वेस्टमेंट नीड्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, नेमली फिक्स्ड इनकम एज वेल एज ग्रोथ ओरिएंटेशन। हमें फिक्स्ड इनकम भी चाहिए, हमें ग्रोथ ओरिएंटेशन भी चाहिए। Therefore, investment targets of these mutual funds are judicious mix of both fixed income securities like bonds and debenture and also sound equity scripts। किसका किसका कॉम्बिनेशन होते हैं? देखो, bonds and debenture and equity। तो आपका कुछ पैसा bonds में लग रहा है, डिबेंचर में लग रहा है, वो क्या हो गए? सेफ हो गए। और कुछ पैसा इक्विटी में लगता है जिसमें आपको हाई रिटर्न मिल जाएगा। और इसी वजह से इनका एक और नाम होता है क्या? बैलेंस्ड फंड्स। ठीक है, क्या नाम होता है इनका? बैलेंस्ड फंड्स। ओके। डी, हाई ग्रोथ। हाई ग्रोथ का मतलब ये कहते हैं कि रिस्क का मत सोचो, हमें ऐसी जगह पैसा लगाना है जिसमें हाई रिस्क हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें इन्वेस्टिंग इन शेयर्स ऑफ रिलायंस एंड इन्वेस्टिंग इन शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड,
बताओ कौन सा हाई ग्रोथ है और कौन सा ग्रोथ है? दो एग्जांपल्स दिए हमने, इन्वेस्टिंग इन ए लिमिटेड एक नई स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, एंड इन्वेस्टिंग इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब बताओ ग्रोथ कौन सी है और हाई ग्रोथ कौन सी है? ग्रोथ कौन सी है? रिलायंस। और हाई ग्रोथ? व्हाई सो? स्टार्टअप का शेयर आज 10 रुपए पे होगा, हो सकता है कल 1000 हो जाए, इवन कुछ कंपनियों का लाखों में पहुंच जाता है, आपको पता है? वो लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं। शेयर जब खरीदा था, स्टार्टअप कंपनी थी, 10-12 रुपए का शेयर खरीदा था, आज लाख रुपए का शेयर हो गया, ऐसा भी है विद इन फ्यू ईयर्स जस्ट। लेकिन उसमें रिस्क के भी ज्यादा चांसेस हैं। जबकि अगर आप रिलायंस जैसी कंपनी की बात करें तो इनके शेयर प्राइस में इतना डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट पे है, ये ऑलरेडी शेयर इनका उठा हुआ है इतना कि ये ऐसा नहीं जंप कर सकते हैं, ये मैक्सिमम थोड़ा बहुत करेंगे। अब बताओ रिस्क किसमें ज्यादा है? ए लिमिटेड में, इसीलिए इनको कहा जाता है हाई ग्रोथ स्कीम। इसीलिए हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था ब्लू चिप कंपनीज का। ब्लू चिप कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड में आती है दोनों इक्विटी, लेकिन एक में रिस्क के चांसेस कम है, ये बहुत कम चांसेस हैं। अगर आप एकदम फेयर खेलना चाहते हो ना शेयर मार्केट में, तो आप ये 4-5 बड़ी उठा लो, एसबीआई, टाटा, रिलायंस, ये सब बड़ी में उठा के इसमें शेयर में पैसा डाल के भूल जाओ, डूबेंगे नहीं, बहुत ग्रोथ भी नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों के अंदर होता है नहीं, हमको तो एक्स्ट्रा खेलना है, ठीक है, कुछ करके दिखाना है, वो फिर ये रिस्की वाले में जाते हैं। ये नई नई ऐसी कंपनीज में, स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं और फिर वो हाई ग्रोथ होता है या हॉस्पिटल होता है। हाँ, रिस्क हो सकता है। चलो, हाई ग्रोथ में देखिए, एज द नॉमेनक्लेचर डिपिक्ट्स, दीज फंड्स प्राइमरीली इन्वेस्ट इन हाई रिस्क, हाई रिटर्न, volatile securities in the market and induce the investors with a high degree of capital appreciation. Any doubt? कैपिटल प्रोटेक्शन वाले पे आ जाइए, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। नाउ इसमें समझिए क्या होता है, हम जो पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज कहते हैं जितना हमने लगाया है उतना मेरा प्रोटेक्टेड रखना। हम रिस्क लेने को तैयार है, लेकिन जितना हमने लगाया कम से कम उतना हमें वापस मिल जाए। पहले तो बताओ क्या म्यूचुअल फंड में ऐसा है कि अगर मैं 100 लगाया तो 100 से नीचे नहीं जा सकता? जा सकता है, जा सकता है कि नहीं? अगर हमने म्यूचुअल फंड कंपनी को 100 रुपए दिया है तो ऐसा हो सकता है कि जिस दिन रिडीम करने के उस दिन 80 हो गया, हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, म्यूचुअल फंड है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। लेकिन हमने ये कहा कि हम ये चाहते हैं जितना हमने लगाया है उतना तो हमको मिल ही जाए, और थोड़ा बहुत अगर एडिशनल मिल जाए बहुत अच्छी बात है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने कहा ठीक है, काम करते हैं, तुमने 100 रुपए दिया है, हम 100 को लगा देते हैं डेट पे, ठीक है, बताओ मिलने की गारंटी है कि नहीं है? है। और उसका जो ब्याज आएगा, इंटरेस्ट, उसको हम लगा दें इक्विटी में। अब बताओ कैसा रहेगा? खुश आप ऐसे हो गए, आप ही का पैसा लग रहा है। समझ आई स्कीम? कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा 100%, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। जितना हमने लगाया है उतना डेट पे लगा दो, और उसका जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट से शेयर मार्केट पे लगा दो। अब शेयर मार्केट में इंक्रीमेंट होगा तो मेरा बढ़ के ही आएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस हुआ तो किस चीज का हुआ? इंटरेस्ट का। एटलीस्ट जो कैपिटल हमने लगाया है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। आप समझ रहे हैं? ये सब अलग अलग स्कीम्स हैं, आपको चूज करना होता है कि इसमें से हम कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करें। देखिए, इट इज अ स्कीम विच एंडेवर्स टू प्रोटेक्ट कैपिटल इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड थ्रू सूटेबल ओरिएंटेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर। सूटेबल ओरिएंटेशन, कितना डेट में लगाना है, कितना इक्विटी में लगाना है। एक बार हम लोग जब ये चैप्टर कर लेंगे ना, तो हम आपको एक सेशन करवा देंगे, म्यूचुअल फंड के जो होते हैं ना उनका रियल सेशन करा देंगे, तो उसमें आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। क्या बेटा? कहां पर? इनको भी ले जाओ सबको। अच्छा, इंस्टीट्यूट का है, आईसीएसआई का, म्यूचुअल फंड पे है? अरे चले जाओ सब लोग, फ्री है, खाने पीने को मिलेगा। ये पूछ रहे हैं ये लोग, इनकी आंखें ये बता रही थी अच्छा लिटिल शेफ में है। सो लिटिल शेफ शेयर कर देना, इन लोग को भी पता चल जाए इफ दे वांट टू गो, ठीक है। इंस्टीट्यूट करा रहा है, अच्छा इंस्टीट्यूट वैसे लिटिल शेफ में नहीं नहीं, ये सेशंस तो फ्री में ही होते हैं, ये सेशंस फ्री में होते हैं, इसके लिए चाहिए, बट इंस्टीट्यूट लिटिल शेफ में करा रहा है, दिस इज आल्सो अप टू माय सरप्राइज, ठीक है। कोई नहीं, शेयर कर देना ग्रुप पे, इफ एनी ऑफ यू वांट टू गो तो आप चले जाइएगा इंस्टीट्यूट के ऐसे सेशन पे, मिलेगा कुछ खाने पीने को, मिलेगा जरूर।
ऐसे थोड़ी खा रहे, कुछ ना कुछ तो स्नैक्स होंगे ही। ठीक है, ऑर्डर ना देना वहां जाके, अंदर जाते पहले अपना ऑर्डर लिखवा दिया हमारा, तुम तब तक एक पिज्जा लाओ, एक कोल्ड कॉफी लाओ, हम तब तक सुन रहे हैं म्यूचुअल फंड में क्या करना है ना। अगली वाली आपको नाम से समझ में आ रही है, क्या हुई, क्या होता होगा बताओ, इसमें पैसा लगा के टैक्स में सेविंग्स मिलते होंगे। ओके, वी विल स्टॉप इट टिल हियर ओनली, क्योंकि स्पेशल स्कीम समझाने के लिए हमें आपको बीएससी सेंसेक्स और एनएससी समझाना पड़ेगा। सेंसेक्स सुना है, क्या होता है सेंसेक्स? सेंसेक्स में ये सुना है कि वो ऊपर चढ़ जाता है, हाँ, और ऊपर चढ़ के बंद हो गया है ना, जब बंद होना हो तो ऊपर जाता क्यों है? हाँ, सेंसेक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए।